नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। देश भर में आज उथल पुथल का दौर रहा। लोकसभा से लेकर राज्यसभा, राज्यसभा से लेकर उपचुनाव, उपचुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र और उसके साथ ही यहां कुश्ती पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन था उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत अदालत ने बरी कर दिया। ये बड़े घटनाक्रम रहे जिस पर सभी की नजरें भी रहीं। सबसे पहले जिक्र बिहार की बांकापुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर का करेंगे। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो अब तक चुनाव जिताने की रणनीति के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर ने बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बांकीपुर में जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा संदेश दे दिया है। जिस सीट पर वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, दबदबा था, वो भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को करीब 19,000 वोटों के बड़े अंतर से मात दे दी। ये सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजर रही, वहीं यहां वजह थी प्रशांत किशोर का पहला चुनाव। अब तक के पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जितवाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद जनता की अदालत में थे और जनता के बीच में उतरे और अपने पहले ही मुकाबले में बड़ी जीत हासिल कर ली। मतगणना की शुरुआती दौर से ही उन्होंने बढ़त बना ली थी। हर राउंड में, हर बार की गिनती में अंतर बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को लगभग 19,324 वोटों से हरा दिया। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। इस जीत की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बांकीपुर सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही। ऐसे में सीट पर बीजेपी की हार राजनीतिक रूप से बड़ा झटका मानी जा रही है। खास बात यह भी है कि यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता की भी परीक्षा थी। चुनाव से पहले विरोधी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि रणनीति बनाना और चुनाव जीतना दो अलग अलग बातें हैं। अब जीत के बाद प्रशांत किशोर ने अपने आलोचकों को जवाब देने की भी कोशिश की। जीत के बाद जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में जश्न मनाया। पार्टी कार्यालय के बाहर समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और इसे बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत बताया। प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प खड़ा करना है। बांकीपुर की जीत ने उनके इस दावे को नई ताकत दे दी है। हालांकि कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, बाकी अन्य राज्यों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन बिहार में जो परिणाम आए उस पर क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, जरा सुन लीजिए। हार जीत अपनी जगह पर है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा चुनाव नहीं हारी है। 2015 में हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, भाजपा को धूल धूसरित कर दिया गया, 55 सीट भी नहीं मिला था। लेकिन कोई भाजपा का आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि पुलिस प्रशासन का नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया था। अगर हम लोग भी चाहते तो इनको मार लाठी से मार के तोड़वा देते, पता नहीं चलता इनको कि किसने मारा। लेकिन वो लोकतांत्रिक बात नहीं है और ये इसी बात की लड़ाई है। कम से कम बिहार में ये कल्चर नहीं रहा है। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार ने देख लिया कि पटना के पौष इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पौष इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह
लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सर कहाँ चूक हो गई सर? आखिर क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। मध्य प्रदेश के दतिया का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार का ही मसला नहीं, मध्य प्रदेश का दतिया भी सुर्खियों में था। दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस के लिए ये बड़ी राहत माना जा रहा है। तो वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखते हुए सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया। अगर इन तीनों सीटों के नतीजों को देखें तो ऐसे दिलचस्प तस्वीर भी बनती है कि बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अभी भी मजबूती स्थिति में है। यानी तीनों राज्यों में उपचुनावों ने अलग अलग राजनीतिक संदेश दिए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है, उसके बाद दतिया का भी जिक्र हो रहा है। दतिया में चुनावी समीकरणों को अगर समझा जाए तो कुछ इस लिहाज से भी देख लीजिए। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा। उन्होंने ऐसा दाव खेला कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वोट बैंक को उन्होंने काट लिया और माना जा रहा है कि उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल गया। 6000 वोटों से जीतना बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि तकरीबन 15,000 के करीब वोट आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी थे उनको मिल गए। और आप सोचिए ये जीत का अंतर कितना बड़ा और तगड़ा हो सकता था अगर वो वोट बैंक इधर उधर न खिसक के वो आज़ाद समाज पार्टी के खाते में नहीं जाता। यहाँ आशुतोष तिवारी ने क्या कुछ कहा, इस दरमियान जरा वो सुनिए, फिर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं ये आंकड़े और ये जनादेश। इसलिए मैंने बोला है जो जनादेश है उसे हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर मीडिया मित्रों से मिलूंगा भी, प्रतिक्रिया भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो रह गई? अब उसी की तो समीक्षा करेंगे यहाँ पर। तो इस जनादेश को हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूं, ये आशुतोष तिवारी कहते नजर आए। कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णकांत जी, बड़ा जनादेश माना जा रहा है जो रहा, लेकिन ये तीनों उपचुनाव खासतौर पर 2 हिंदी पट्टी के, जिसमें बिहार और मध्य प्रदेश शामिल है, गुजरात का भी जिक्र अगर किया जाए हिंदी पट्टी से अलग, तो यहाँ पर अलग अलग संदेश, राजनीतिक संदेश, मायने क्या निकाले जाएं। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसका, जमीन खिसकी है, और खिसकी है तो क्या कुछ कारण है? सुनील जी, जो परिणाम आज आए हैं और जिस तरीके के परिणाम की हमें उम्मीद थी उससे बिल्कुल उलट है। जिस तरीके से बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव हुए और लोगों ने मत डाले हैं और जो परिणाम आया है इसमें हम प्रशांत किशोर की जीत तो मानते हैं, लेकिन जहाँ तक ज़मीन खिसकने की बात आप कर रहे हैं, जो वोट बैंक है, जो शिफ्ट ऑफ वोट है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की सीट पहले भी इनके पास थी और काफ़ी समय तक थी। मुझे लगता है 25 साल तक बीजेपी के पास थी, नितिन नवीन के पास थी। और जिस तरह से परिणाम आए हैं उसमें ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो एक खासकर एक प्रत्याशी को लेकर जो एक निर्णय सही समय पर नहीं हो पाया, और निर्णय लिया भी गया तो उसमें गलत निर्णय लिया गया। और जब एक दोबारा राजीव कुमार सिन्हा को वहाँ बनाया गया प्रत्याशी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और इस मसले को प्रशांत किशोर ने ज़मीनी स्तर पर उठाया और जो चाहते जैसा थे वैसा माहौल बना। जातीय सही में पहले हम बांकीपुर उपचुनाव की बात कर लें कि खासकर बांकीपुर उपचुनाव पटना लोकेलिटी में है। शहर के अंदर में 3 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं। लेकिन मतदाता की बात कर लें तो कायस्थ बहुल ये क्षेत्र है। 15% वोट कायस्थों का था और नितिन नवीन भी इसी वर्ग से आते हैं। इसके बल पे ही लगभग वो सन 2000 से लेकर 2025 तक वहाँ चुनाव जीतते रहे। और पिछले चुनाव की बात अगर कर लें तो उसमें आरजेडी की रेखा गुप्ता को उन्होंने तकरीबन 51,000 मतों से हराया था। तो देखिए, जीत जरूर हुई है, जनस्वराज पार्टी की हुई है, प्रशांत किशोर की हुई है। खासकर वो पार्टी
जो 2022 में एक बार यात्रा करती है और 2024 में पार्टी बनाती है। 2025 में बिहार की जो 243 सीटें हैं उसमें 238 सीटों पर चुनाव लड़ती है और सभी सीटों पर उनको मुंह की खानी पड़ती है, यानी किसी सीट पर उनको विजय नहीं मिलती है। और खुद प्रशांत किशोर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कमर कस ली थी, चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर को क्रेडिट जाता है, लेकिन वोट बैंक की बात आप करेंगे को परंपरागत सीट है बीजेपी की, वो सीट है, जिताऊ सीट है। और नितिन नवीन क्या शुरू से ही वहाँ पर जीतते आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, खासकर जो ओबीसी तबका है और जो खासकर जातीय समीकरण है वहाँ पर कायस्थ का और ब्राह्मण भूमियार समाज का है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं दिखा है। प्रत्याशियों को लेकर जरूर वहाँ के मतदाताओं में एक भ्रम जैसी स्थिति बनी हुई थी कि जो 3 प्रत्याशी थे, रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी से रह रहा है, पिछले चुनाव में बहुत मार्जिन से चुनाव गंवा बैठी थी, और बीजेपी की तरफ से अगर देख लें तो मुझे लगता है कि प्रत्याशियों को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उनको लगा कि प्रशांत किशोर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़के आते हैं तो उनके लिए और उनके समाज के लिए वो बेहतर काम करेंगे। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर जब चुनाव हारे हैं 2025 में, तो आप देखिए किस स्तर पर मेहनत करें, लगातार दिन रात एक करके वो अपने कार्य क्षेत्र में गए हैं, लोगों से बात भी करेंगे, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर सफल रहे हैं अपनी बात को पहुंचाने में। अब जीत के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन आपने सुनील जी देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या सम्राट चौधरी का भी आया है कि लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र में इस तरह की जीत के लिए बधाई भी उन्होंने दी है। अब देखना दिलचस्प होगा जब वो सदन में पहुंचेंगे, सर्टिफिकेट भी ले लिया है प्रशांत किशोर ने, तो किस तरह आमना सामना होगा सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर का। लेकिन कई तरह की एक अटकलें जो है, अटकलों का बाजार काफी गर्म है सुनील जी। इसमें कई तरह की बातें आ रही। बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं वो सामान्य विधायक की तरह ही रहेंगे, उसमें क्या मतलब ऐसा तो है नहीं कि नेता विपक्ष वो बन गए हैं या जाकर उनको सीधा अवसर दे दिया जाएगा कि आप जाइए और सरकार की चूल्हे हिला दीजिए सदन में जाके। हाँ, इतना जरूर रहेगा कृष्णकांत जी के एक सामान्य विधायक जो अपने निर्दलीय के तौर पर वो जाते हैं, वो अपने क्षेत्र का मसला, अपने यहाँ का मसला पुरजोर तरीके से उठाएंगे प्रश्नकाल में। हाँ, ये बात आपने सही कही है, लेकिन जब वो सदन के अंदर होंगे तो इनको एक तो बल मिल गया है, जो अब विधायक हो गए हैं, और विधायक होने के बाद वो अपनी बात रखेंगे, पार्टी की जो योजना है उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात आप देखिए सुनील जी की जब चुनाव परिणाम पूरी तरह से आया नहीं था और ये एक 10 और 11 राउंड की गिनती हो गई थी, तो प्रशांत किशोर ने बिहार के हालात को लेकर केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी ओर इशारा किया है और ये कहा है कि इस बार की जो जीत हुई है एक मैसेज है केंद्रीय नेतृत्व को, एनडीए गठबंधन को, कि बिहार की जो बदहाली है वो ऐसे हाथों में दी गई है जो कि बदहाली को ले जाएंगे। शिक्षा के मामले में उन्होंने सम्राट चौधरी को घेरा है और खासकर जो उनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं उसको लेकर घेरा है, और 4 बातें खासकर वहाँ पर की गई है सुनील जी आज प्रशांत किशोर ने, कि शिक्षा का जो स्तर है वहाँ पर जिस तरीके से बदहाल स्थिति है उसको सुधारने को लेकर वो बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की प्रमुख मांगे हैं कि मोदी जी से कह रहे हैं कि आपने गुजरात के लिए बहुत सारा काम किया है, बिहार की जनता भी आपको वोट देती है, 13 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, तो इनके लिए भी जो एक समय में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वहाँ पर दुनिया को शिक्षित किया जाता था, दुनिया भर से लोग आते थे, तो उस बिहार में कम से कम शिक्षा, बच्चे बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उसको वो माहौल और परिवेश नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उन्होंने हमला बोला। दूसरी स्थिति जो सबसे प्रमुख है बिहार के अंदर में, रोजगार की समस्या है। वो कह रहे हैं कि रोजगार और पलायन दोनों को उन्होंने साथ में जोड़ा है कि रोजगार चूंकि यहाँ नहीं है, यहाँ से बहुत भारी संख्या में बच्चे बाहर की ओर जाते हैं रोजगार करने के लिए और 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इतने साल आप काबिज हैं यहाँ पर, केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ आपकी सरकार है, नीतीश कुमार आपके पार्टनर हैं, क्यों नहीं बिहार की जो भविष्य है, युवाओं का जो भविष्य है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, शिक्षा की स्थिति सुधार रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, और इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, निवेश क्यों नहीं हो रहा है बिहार के अंदर में, आप पलायन कैसे रोका जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पे सरकार अगर ध्यान देती है तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं होगी तो मुझे लगता है आने वाले
समय में, चूँकि प्रशांत किशोर न केवल रणनीतिकार रहे हैं बल्कि वो नब्ज जानते हैं, वहाँ की जनता का नब्ज जानते हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसी यात्रा, चूँकि चुनावी मौसम है, हालांकि बिहार में चुनाव नहीं होना है, लेकिन एक ज़मीन तैयार करने में उनको मदद मिलेगी। और यह प्रशांत किशोर आखिरकार एक विधायकी सीट जीत गए हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही हालत रहे बिहार के, तो आने वाले समय में जन स्वराज पार्टी को और अधिक सीट मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कि अब बड़ा दरवाजा खुल गया जन स्वराज पार्टी का, जो वो पहले कमाल नहीं कर पाए थे विधानसभा चुनाव में। इस बार खुद व्यक्तिगत उतरे और उन्होंने उस किले को फतेह कर लिया। अब यहाँ से रास्ता खुल गया है जन स्वराज के लिए। अब आगे जन स्वराज क्या कमाल करेगी, क्या बिहार की जनता के दिलों में अपनी इमेज बनाएगी, किस तरह से चीज़ें होंगी, वो पार्टी तौर पर वो लोग तय करेंगे। लेकिन रास्ता खुल गया, ये महत्वपूर्ण है। अभी दतिया का अगर जिक्र किया जाए, दतिया में बड़ी उठापटक देखने को मिली और उम्मीद की जा रही थी कि भाई साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी ने सारी गोटियां सेट करके यहाँ पर एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा, आशुतोष तिवारी को, नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार करके, कि यही है हमारा दूल्हा बारात का और यही बिल्कुल सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर देगा, यही जीत दर्ज करेगा। लेकिन हार गए। यहाँ सारी रणनीति ध्वस्त हो गई, सारी रणनीति फेल हो गई। आज इस सीट का मैसेज क्या, और क्या नरोत्तम मिश्रा की पार्टी हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा जीत गए? सुनील जी, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस की जीत से बड़ी बात दिख रही है मुझे, बीजेपी की हार दिख रही है। कि कांग्रेस की जिस तरह के आरोप लगे थे और मंथन हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि कांग्रेस सीट ये गवा बैठेगी, बीजेपी को जीत मिलेगी। लेकिन बीजेपी की हार में कांग्रेस की जीत हुई है। कि बीजेपी में जिस तरीके की गुटबाजी रही है, और ख़ासकर नरोत्तम मिश्रा जैसी जो शख्सियत है और जो कद है जिस तरह से उनका बड़ा है, उनको एक तरह से साइडलाइन करने का प्रयास किया गया। इसको लेकर उनके कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो विरोध भी कर रहे थे, थोड़े से हिंसक भी हुए थे, रास्ता भी जाम किया था। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी रही, जो मतभेद रहे, वो मतभेद चुनाव के हर मोड़ पर साबित होते रहे। और चुनाव के दिन ही जिस तरह के वहाँ मतदान हुए हैं, उससे भी साबित हो गया, जो इनपुट्स मिल रहे थे, कि इस बार बीजेपी जीतती हुई नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा रहा। बीजेपी के लिए एक निगेटिविटी की बात रही कि आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है, और दतिया इलाका ठीक है, एक बार वो चुनाव हार गए थे नरोत्तम मिश्रा, लेकिन इस सीट को उनको बरकरार रखना चाहिए था, काबिज करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास मौके थे। कांग्रेस में एक प्रत्याशी में जिस तरह से आरोप लगे थे, उसके आधार पर कहा जा रहा था कि ये सीट बीजेपी को मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जब चुनाव परिणाम अभी आने बाकी ही थे, तो इनके प्रत्याशी ने साफ हो, सौरभ जी ने बोला कि हम चुनाव गवा बैठे हैं, हम लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं, जनता जनार्दन का जो फैसला आया है उनको हम स्वीकार करते हैं। तो लबोलबाब ये है कि देखिए, स्वीकार तो आप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जो सीट मिलनी चाहिए वो सीट आपने गवा दी, साथ ही साथ आगे के लिए के मैसेज आपने दे दिया। आशुतोष तिवारी थे भारतीय जनता पार्टी के, सौरभ नहीं थे। और दूसरी बात मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कृष्णकांत जी, दतिया भाजपा का गढ़, नरोत्तम मिश्रा का अपना एक वर्चस्व, और शक्तिपीठों में से एक मां पीताम्बरा शक्तिपीठ वहां पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के लिए लड़ती है, सनातन के लिए जीती है, मरती है। ये तमाम सारी बातें होती हैं। लाखों करोड़ों लोग आस्था से जुड़े हुए हैं मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में, और ये भी माना जाता है कि पीताम्बरा शक्तिपीठ के चलते दतिया का जमकर विकास भी हुआ। फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं, जो लोग सनातन को डेंगू बोलते हैं, सनातन को मलेरिया कहते हैं, जो बताया गया कि चुनावी हिंदू होते हैं, वहां उनका जलवा कायम हो गया। सनातन यहां पर भी हार गया क्या? बिल्कुल सुनील जी, अगर कांग्रेस की वहां जीत हुई है तो निश्चित रूप से इसमें हार है। और हार के पीछे जो कारण है, मुझे लगता है कि वो अंदरूनी जो एक मतभेद है, और ख़ासकर जो एक पावर टसल है वहाँ पर है। नरोत्तम मिश्रा चूँकि चुनाव हारने के बाद बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए, तो वो एक जो पावर सेंटर है उसमें आने की कोशिश है, उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। यही कारण रहे कि उनको चुनाव में इस बार मौका नहीं दिया गया, उनको वो टिकट नहीं मिला वहाँ से। मुझे लगता है कि पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि वह कार्यकर्ता जो कि काफ़ी मजबूत है और उस इलाके में सबल रहा है, और आप सत्ता की उस शिखर तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं,
क्योंकि चुनाव हारने क्योंकि के बाद एक उनको बात जो लगातार उठ रही है कृष्णकांत जी, वो बात इसलिए सटीक नहीं बैठ रही। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब देखो, नरोत्तम मिश्रा ने खेल कर दिया, वो हारने के बाद भी वो जीत गए क्योंकि भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था, इसलिए वहां का उनका जो समर्थक है वो नाराज हो गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया, उन्होंने आजाद समाज पार्टी को वोट कर दिया, चंद्रशेखर वाली को। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, जब 23 का चुनाव हुआ था उस दरमियान भी नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में थे, तब वो अपनी सीट क्यों गवा बैठे थे? देखिए, जो अंदर की रिपोर्ट रही है सुनील जी, वहाँ पर उस समय भी कुछ ऐसी बातें हुई वहाँ पर कि एक खास धरा था वहाँ पर मध्य प्रदेश में, जो कि नरोत्तम मिश्रा के जो बढ़ता कद था, खासकर जिनको बढ़ रहे थे कद को कम करने की कोशिश की गई थी। तो चुनाव में बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जो कि राज्य का गृह मंत्री हो, हार गए थे, उसको उस समय तो मौका दिया था पार्टी ने। बड़े से बड़े लीडर भी चुनाव हारते हैं, उसमें भी हालांकि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि कहा गया कि कुछ रणनीति अंदर खाने से ही बनी कि नरोत्तम मिश्रा के पर कतरने के लिए ये सारी चीजें की गई, क्योंकि वो गृह मंत्री रहते हुए उनके बयानों ने कई बार पार्टी को असहजता में डाला, इसलिए उनके पर कतरने की कोशिश हुई। मैं इस खबर पर तो हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन अगली एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, और अगली बड़ी खबर सियासत के पहलवान के साथ साथ मैदानी पहलवानों से जुड़ी हुई। ये पहलवान है जो हरियाणा की पहलवान बेटियां से लेकर तमाम लोगों ने आरोप लगाया कुश्ती संघ फेडरेशन के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर उस दरमियान, और जंतर मंतर पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया, मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने आज एक फैसला दिया और उस फैसले को ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है। ब्रजभूषण ने उस फैसले पर बाकायदा कहा कि जो हम कहते थे वही हुआ, सत्य की जीत हुई, यानी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह इसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते नजर आए। क्या कुछ इस दरमियान उन्होंने कहा, जरा सुन लेते हैं। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। जिन्होंने आप पे आरोप लगाए, जिसकी वजह से आपने सफर किया, उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपने सफर लगा था? मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। पहला सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। ईश्वर हमेशा साथ रहे। कृष्णकांत जी, कैसे देखा जाए इस फैसले पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं पूरे घटनाक्रम को बहुत पहले से देखता रहा हूँ, और आज भी जिस तरह के फैसले आए हैं, फैसले की ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसा माना जा रहा था। देखिए, पूरी रिपोर्ट देखिए, इन पर आरोप क्या क्या थे। एक बार मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी ने ये लगाया कि इलाज खर्च के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने की बात थी। पहला आरोप इन पे लगाया था, और ये बुल्गारिया में एक वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप थी रेसलिंग की, उसमें इस तरह की बात आई। उसके बाद किर्गिस्तान में इस तरह के एक और मामला आया जहाँ पर ये कहा गया कि टी शर्ट ऊपर खींच दी गई। तीसरा मामला आया लखनऊ में विश्व चैंपियनशिप में एक ग्रुप फोटो के दरमियान ब्रजभूषण पर आरोप लगा कि उन्होंने पीछे से हाथ रखा। इसी तरह के बहुत सारे मामले हैं जो बताया गया। अब मैं आता हूं कि ब्रजभूषण सिंह जो कि एक सांसद रहे और जो कुश्ती संघ है भारत की, उसके अध्यक्ष भी रहे, इन पर बहुत सारे मामले आते रहे। खासकर ये मामला जो आरोप लगे 6 पहलवानों ने लगाया था, उसमें सर प्रमुख जो विनेश फोगाट हैं,
उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था। बाद में साक्षी मलिक भी इससे शामिल हुई और काफ़ी जोरदार इसको लेकर एक तरह से प्रदर्शन किया गया और सरकार से ये मांग की जा रही थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और इसमें जो रिपोर्ट है 127 बार सुनवाई हुई सुनील जी, और 32 गवाहों के बयान लिए गए और तब जाकर 10 मई 2024 में इनके खिलाफ जो एक चार्जशीट फाइल की गई थी। देखिए, आज कोर्ट ने, दिल्ली का जो राव जोगिंदर कोर्ट है, इनको बरी तो कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने सारे आरोप के बाद, इतने ट्रायल के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद ब्रिजभूषण सिंह, जिनको कि पद से हटा भी दिया गया था, इनके साथ साथ जो वर्ल्ड कुश्ती संघ है भारत का है, जो पूर्व सचिव रहे हैं विनोद तोमर, उनको भी बरी कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इतने समय में? जो 3 साल का दरमियान है, पहली बार 2023 जनवरी में ये मामला आया था और 2026 का ये अगस्त का महीना, इतने दरमियान में बहुत सारे ट्रायल। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की जो छवि है, वो जो कहा गया कि उनका सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर भी विरोधियों ने चरित्र हरण करने की कोशिश की, जो धूमिल की उनकी छवि इस विषय को लेकर, उसमें अब कुछ सुधार आएगा या वो यूं ही जस की तस रहेगी? ऐसा 2 बातें हैं सुनील जी। पहली बात ये बता दूं कि बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं कि अभी हाई कोर्ट का एक नियम है कि जैसे राव जोगिंदर कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर ये सारे पहलवान हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हाई कोर्ट से एक अनुमति लेनी होती है और 60 दिन का समय होता है। तो 60 दिन इंतजार करना होगा, तब जाकर ये हाई कोर्ट में मामला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, राव जोगिंदर कोर्ट से इनको बरी तो कर दिया गया है, लेकिन हम इस मामले को आगे ले जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई बात जरूर रही है। हालांकि कोर्ट अब बरी कर दिया है, तो इसमें हम सवाल ही नहीं उठा सकते कोर्ट के ऊपर में। कोर्ट का निर्णय है माननीय न्यायालय का, उस बात को समझा जाएगा। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आज कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है, कहा है कि आपके ऊपर में कोई आरोप नहीं, हम आपको बरी करते हैं। मुझे लगता है कि जो कद था ब्रिजभूषण सिंह का, राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ा हुआ कद था और फेडरेशन कुश्ती संघ में भी उनका कद बढ़ता जा रहा था। ऐसी मान्यता मिल रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो इस तरह की भूमिका निभाएंगे। हो सकता है कि राजनीतिक प्रयास किया गया हो इनके कद को कम करने का प्रयास। हालांकि ब्रिजभूषण सिंह सामाजिक कामों में भी बहुत ज़्यादा आगे रहे हैं। जब ये मामला आया है उसके बाद ही उनके एक तरह से चरित्र को जो एक तरह से वो खराब करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर कोर्ट बरी करता है तो मान लिया जाता है कि इनके ऊपर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तमाम सारी बातों पर पर्दा डालते हुए उन्होंने एक बात कही कि जब मुझे फैसला सुनाया गया तो मुझे बाकायदा ये कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप और विनोद तोमर, आप दोनों को अदालत बाइज्जत बरी करती है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बाइज्जत, क्योंकि इज्जत का सवाल ही था। और दूसरी बात, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप थे, ये गंभीर आरोप थे, लेकिन इस पर उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध होते तो मैं स्वतः ही फांसी पर लटक जाता। ये बात वो अभी भी कह रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अगला कदम क्या होगा इस फैसले आने के बाद, और बाकी पहलवानों को जो झटका लगा है अदालत से, वो आगे क्या कुछ तैयारी करते हैं इस मामले को ले जाने के लिए ऊपरी अदालतों में। तीसरी बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। उत्तर प्रदेश में सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत हंगामेदार देखने को मिली, क्योंकि सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति के साथ गई और सदन के बाहर जबरदस्त तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर, लाल टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी ने आज एक झंडा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़। ये आरोप नहीं, ये नारेबाजी हुई और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, जरा पहले वो सुन लीजिए। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था, और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। ये पॉलिटिकल स्टंट देखने को मिल रहा है लगातार। आज सत्र का पहला दिन है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता
योगी जी की सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के है, नंबर 1 पर लाने को लेकर के है और 17 से अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। इस सत्र में हम उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे, विकास की रफ्तार को गति देंगे और हर स्थिति में नंबर 1 पर लाएंगे। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में हमारी सरकार ने उनको कोई मुद्दा नहीं दिया है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। वो ढूंढ ढूंढ करके केवल गॉसिप्स के जरिए मुद्दा लाना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में कोई भी हमारे खिलाफ निगेटिविटी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। जब जब समाजवादी पार्टी की सूबे में सत्ता रही है, अपराधी पनपे हैं, गुंडे पनपे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर था और सबसे बड़ी बात है विकास पूरी तरह से बाधित था, रुक गया था। मैं आप पत्रकार मित्रों से पूछता हूं, पिछले 9 सालों का आप एक बार कार्यकाल पूरा तरह से अध्ययन कर लो और समाजवादी पार्टी के 4 बार की सरकारों का अध्ययन कर लो। आप पाएंगे कि हमारी सरकार ने हर सेक्टर में बेहतरीन काम किया है और प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है और हम सब मिलकर के अपने राज्य को आर्थिक मोर्चे पर सुदृढ़ नहीं बनाए हैं, आत्मनिर्भर बनाने में सफल हुए हैं। आप सब रिसर्च करो और खुद प्रदेश की जनता को बताओ और विपक्ष को आईना दिखाने का काम करें कि हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और यूपी को नंबर 1 पर लाने का काम किया है। सर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि सदन में भी कौन सा शिक्षा का मुद्दा बता रहे हैं कि जो स्कूल बन के गए हैं 25,000, कोई स्कूल बंद नहीं हुए हैं, ये केवल गलत फहमी है। स्कूल तो इनके रिजीम में बंद हुए थे, भैंसे बनती, तबेले थे, भूसा भरते थे समाजवादी पार्टी के नेता स्कूलों में। सर ये जो पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, एक धर्म विशेष की देखो यो बात ठीक नहीं है। अहमद विपक्ष का यहाँ मुंह की खाक परी, ये लोग बहुत गलत काम किए हैं। जो भगवा चोला पहन के भगवा बदनाम कर दिया ही और ये सबसे बड़ी गलत काम किन्हीं साधु संत का बेहतरीन है। साधु संतों ने ही इस संस्कृत को बचाने का काम किया है। भारत माता पर जब जब अस्मिता पर हमले हुए, मुगल कालीन हो चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो या अन्य, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, हमेशा साधु संतों ने, ये जो 14 अखाड़े हैं क्या है, 13 अखाड़े क्या है, नागा संस्कृति क्या है, ये हमारे सिख गुरुओं ने क्या किया, हमारे सिख गुरुओं का अपमान है। अगर सनातन संस्कृत का कोई अपमान करता है तो हमारे सिख समाज का अपमान करता है। सिख गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे सनातन संस्कृत के अखाड़ों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप क्या समझते हैं सनातन संस्कृत को इस प्रकार से फोड़ता के साथ जनता के समक्ष मजाक करना, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इनको जनता कभी माफ नहीं। के पास मुद्दा क्या है? आप भ्रष्टाचार पे बात करो, आप डेवलपमेंट पे बात करो और वोट मांग रहे हैं जाति पर, धर्म पर। इनको शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया समाजवादी पार्टी ने। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। शब्दों के बाण ऐसे छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को इतना जख्म दे रहे हैं, घायल कर रहे हैं, जिससे कि कराहना भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कृष्णकांत जी, क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी सदन के सत्र की तरह ही हंगामेदार, हो हल्ला, शोर शराबा और बाकी विषयों पर चर्चा नहीं होना, यही सब रहेगा? चढ़ावा चोरी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी हमलावर है। सुनील जी, बिल्कुल ये प्रचलन अब हो गया है विपक्षी पार्टियों का। हालांकि सब पार्टियां एक बार विपक्ष में लगभग आई है, जो प्रमुख पार्टियां हैं। जिस तरीके के हालात दिल्ली में आपको दिख रहे थे और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में दिख रहा था, जो मुख्य मुद्दा था उस मुद्दे से हटकर वो तमाम बातें की जा रही थी, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। आज देखिए, जब 4 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के द्वारा तख्तियों के साथ और खासकर जो 3 मुद्दे उनके रहे, आस्था पे चोरी की बात थी, वोट चोरी की बात है, पेपर लीक की बात है, और एक मुद्दा और भी उन्होंने जोड़ा है कि शिक्षक जो भर्ती का मामला है। इन 4 मुद्दे पर पार्टी काफ़ी हमलावर थी और जो चौधरी चरण सिंह ये मूर्ति, उसके पास इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जो बातें सदन के अंदर हो सकती है वो बातें आप सदन के बाहर कर रहे हैं।
सरकार की एक मजबूरी होती है कि जब चुनावी वर्ष आने वाला होता है तो एक अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। अनुपूरक बजट में इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के सामने में कई सारे काम थे, लेकिन सबसे प्रमुख काम ये था कि कई तरह के जो एक्सप्रेस वे हैं जो कि अधूरे रह गए थे उसके लिए फंड की आवश्यकता थी, रोड बनाने के लिए आवश्यकता थी, जो जन कल्याणी कार्य या लोक कल्याण के काम हैं उसको लेकर फंड की आवश्यकता है। सरकार की मजबूरी है कि फंड जुटाने के लिए ये सत्र आयोजित किया जाता है, फंड की आवश्यकता है और सदन के पटल पर इस बात को रखा जाएगा। कल 4 अगस्त है, अनुपूरक बजट कल पेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि आज पहले दिन सपा पार्टी के एक सांसद थे, उनके आलम बदी, इनकी श्रद्धांजलि के बाद ऐसा लग रहा था कि सदन में कुछ बातें होंगी, लेकिन विपक्ष उन्हीं मुद्दों पर लगातार अड़ा रहा, खासकर शिक्षक भर्ती और चढ़ावा चोरी और तीसरी बात पेपर लीक को। इन तीनों को लेकर जिस तरह से दिल्ली में हंगामा बरपा हुआ था, आज सदन में भी देखने ऐसा लग नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश जो कि एक वहाँ पर परंपरा रही है बात करने की, एक से एक प्रखर वहाँ पर विधायक रहे हैं, अपनी बातें रखते हैं। मुझे लगता है कि सपा पार्टी में भी एक से एक वक्ता हैं, तो सरकार के जो गुण दोष है, जो कमी है, उस पर इनको अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि इस तरीके से कि सदन की कार्यवाही हम चलने नहीं देंगे। तो ये सबका नुकसान हो रहा है। देखिए कुछ दिन के बाद ये चुनाव में जाने वाले हैं, तो चुनाव में इनसे पूछा जाएगा कि जनाब हम आपको चुन के भेजते हैं तो आप वहाँ पर हमारी बात क्यों नहीं रखते हैं। जो जनता के मुद्दे, केवल पेपर चोरी मुद्दा नहीं है, चढ़ावा चोरी नहीं है। राम मंदिर के जरिए क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश है? कहा जा रहा है सीधा के चंदा चोर गद्दी छोड़। गद्दी पर तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही काबिज हैं, क्या उनको टारगेट करने की कोशिश है? क्योंकि बाकी विषयों पर तो योगी को घेर नहीं पा रहे, इसलिए चलो राम मंदिर के सहारे ही निकलते हैं, यहीं से परिक्रमा शुरू करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। जो बातें हैं खासकर दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने जो उनके हैं विधायक उनके साथ इनकी बैठक हुई है और एक एजेंडा सेट किया गया है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। जैसे बीजेपी की तरफ से भी एजेंडा सेट किया है कि युवाओं के पास कैसे पहुँचें, जेनजी के पास कैसे पहुँचें। सरकार के जो बेहतर काम है, सरकार ने जो डेवलपमेंट किया है, सरकार ने जो उद्योग स्थापित किया है, निवेश किया है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है, एम्स का निर्माण किया है, जो और भी अन्य विकास के काम कर रहे हैं, खासकर जो धार्मिक स्थल है, वाराणसी की बात कर लें, विश्वनाथ मंदिर की बात कर लें, या अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की बात कर लें, या प्रयागराज में जो कुंभ होता है उसको लेकर बात कर लें, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। तो सरकार की जो काम है उसको जनता तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ सपा पार्टी भी काफ़ी हमलावर है, उनको कहीं न कहीं एक रोशनी दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनके परिणाम आए थे और उनकी ये जो वोट प्रतिशत है बहुत ही अच्छा रहा था, उनको लग रहा है ये मौका है, यही मौका है कि हम जनता के बीच में जा सकते हैं, जनता को बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम की बात करने वाले, प्रभु श्री राम के नाम से सत्ता पाने वाली पार्टी आजकल चढ़ावा चोरी कर रही है, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो सपा को एक मुद्दा मिल गया है, पेपर लीक जैसा दूसरा मुद्दा मिल गया है। और तीसरी बात है कि शिक्षक भर्ती को लेकर वो शिक्षकों को भी टारगेट किया जा रहा है, शिक्षार्थी को भी टारगेट किया जा रहा है कि देखिए आपके साथ अन्याय हुआ है। तो कुल मिलाकर निशाने पर योगी जी हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। ये सारी बातें ये इसलिए हो रही है कि मतदाताओं को कैसे हम भेज सकें, मतदाताओं को ये बता सकें कि देखिए आपके लिए शुभ सोचने वाले मैं हूँ, न कि योगी आदित्यनाथ हैं। जिस आस्था को लेकर आप चल रहे थे, आप मंदिर में दान पात्र में दान दे रहे थे, उस सब की चोरी हुई है। वैसे भी सुनील जी कुछ छोटी घटना नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिस पर विश्वास किया गया है रक्षको तत्र भक्षक, जिसे रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वो भक्षक बन गया है। तो सवाल तो उठना लाजमी है। अब देखना दिलचस्प है, कल अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, उसमें योगी जी की जो पार्टी है वो कैसे इस मसले को रखती है और सदन में मुद्दे उठेंगे। कल चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा उठने वाला है, शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा उठेगा और पेपर लीक का भी मुद्दा उठेगा। चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो इसलिए भी मैं उसको इस मामले में नहीं वो समझता हूँ, ज़्यादा तरजीह इसलिए भी सरकार नहीं देगी क्योंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। इसलिए सरकार भी इस मामले पर अभी कोई भी स्टेप लेने से थोड़ा किनारा करेगी, बचेगी। विपक्ष हमलावर जरूर है क्योंकि विपक्ष को अब सीधे तौर पर राम याद आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं इस बात को लगातार कि भगवान राम के यहाँ चोरी हो गई, हम करोड़ों सनातनियों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आ रहे हैं और हमसे बड़ा, और ख़ासतौर पर अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा कि हमसे समाजवादियों से बड़ा कोई सनातनी नहीं हो सकता।
वो राधे श्याम कहिए चाहे सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। अब तो राम के नाम को इस कदर जप रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। देखना होगा कि राम इनका काम बनाएंगे या इनका काम लगाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।